सब्सक्राइब कीजिए गुरु ज्ञान चैनल को और बेल आइकन दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है के उपाध्याय और आप देख रहे हैं गुरु जी आईएएस। इसमें हम बात कर रहे हैं पॉलिटी की सीरीज की। इससे पहले वीडियो में हम धर्म की स्वतंत्रता की बात कर चुके हैं, लेकिन आज हम बात करेंगे संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार जो दिए गए हैं आर्टिकल 29 और 30 में। दोस्तों, इससे पहले कि हम वीडियो को शुरू करें, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर कर दें और अगर आपका कोई सवाल है, आपका कोई डाउट है तो हमें कमेंट में लिखें, हम आपका जवाब देंगे। हम आपके सवाल को आंसर करेंगे। गुरुजी आईएएस के नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है, इंस्टाग्राम हैंडल है, जिस पर आप हमें डायरेक्टली मैसेज कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, वीडियो अगर आपको पसंद आ रही है तो आप वीडियो को शेयर ज़रूर करें। ठीक है दोस्तों, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकारों को जो आर्टिकल 29 और 30 में दिए गए हैं। सबसे पहले बात करते हैं आर्टिकल 29 की कि आर्टिकल 29 क्या कहता है। ये बात करता है अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण की। किसकी करता है? अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण की बात करता है। ठीक है, आर्टिकल 29 का 1 ये कहता है कि भारत के किसी भी भाग में रहने वाले नागरिक को जिसकी अपनी विशिष्ट भाषा, बोली, लिपि, संस्कृति है, उसको सुरक्षित रखने का अधिकार होगा। यानी कि आर्टिकल 29 ये कहता है कि इस भारतीय क्षेत्र में रहने वाला कोई भी व्यक्ति जो भारत का नागरिक है, अगर उसकी कोई स्पेशल भाषा है, स्पेशल बोली है, लिपि है, संस्कृति है, तो उनको बचाकर रखने और उनको सुरक्षित रखने का अधिकार होगा उस नागरिक को। और यह अधिकार किसमें दिया गया है? आर्टिकल 29 में दिया गया है। यह अल्पसंख्यकों के हितों की संरक्षण की बात करता है। मान लेते हैं कि अल्पसंख्यक का मतलब है कि संख्या में जो व्यक्ति कम है, जो नागरिक कम है, वो क्या कहलाएंगे? अल्पसंख्यक कहलाएंगे। अगर अल्पसंख्यकों को लगता है कि भाई मेरी भाषा खतरे में है, तो वो अपनी भाषा को सुरक्षित रखने का प्रयास कर सकता है। उसको लगता है कि भाई मेरी बोली खतरे में है, तो वो अपनी बोली को सुरक्षित रखने का अधिकार है उसके पास। ठीक है, वो क्या कर सकता है कि अपनी बोली को सुरक्षित रख सकता है, बचाकर रख सकता है, अपनी संस्कृति को बचाकर रख सकता है। ठीक है, और आर्टिकल 29 का क्लॉज 2 ये कहता है कि भारत के अंतर्गत आने वाले संस्थान या उससे सहायता प्राप्त संस्थान में धर्म, जाति या भाषा के आधार पर प्रवेश से वंचित नहीं किया जाएगा। इसका मतलब यह है कि ऐसी कोई संस्था जो राज्य के अंतर्गत आती है या राज्य से सहायता प्रदान करती है या जैसे कहते हैं कि फंड प्राप्त करती है, तो उन संस्थानों में किसी भी नागरिक को धर्म, जाति या भाषा के आधार पर उसमें प्रवेश से नहीं रोका जा सकता। ये संरक्षण कौन सा आर्टिकल प्रदान करता है? आर्टिकल 29 का क्लॉज 2। और आर्टिकल 29(1) का क्या क्लॉज 1 क्या कहता है कि भाई आपको अपनी भाषा, बोली, लिपि, संस्कृति को बचाकर रखने का अधिकार होगा। ठीक है भाई। अब आर्टिकल 30 क्या कहता है? आर्टिकल 30 बात करता है कि शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार होगा। मतलब ये कि भाई कोई संस्था है, वो ये कह रहा है कि भाई प्राइवेट संस्था ये कह रहा है कि हम आपको शिक्षा नहीं देंगे, तो अल्पसंख्यक वर्गों को यह अधिकार है कि वो अपनी कोई शिक्षा संस्थान ओपन कर सकता है, उसका प्रशासन कर सकता है। उसका अधिकार अल्पसंख्यक वर्ग को होगा, यानी कि माइनॉरिटी को होगा। ठीक है भाई, यह अनुच्छेद अल्पसंख्यकों को कुछ अधिकार देता है। आर्टिकल 30 का क्लॉज 1 ये कहता है कि अपनी रुचि की शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अधिकार होगा। मतलब मैं चाहता हूं कि भाई मैं अल्पसंख्यकों के लिए एक MBA स्कूल खोलूं, MBA कॉलेज खोल सकता हूं। ठीक है, मैं ये चाहता हूं कि भाई MBA नहीं, मैं क्या करता हूं कि बिजनेस स्कूल खोलूं, मैं बिजनेस स्कूल खोल सकता हूं। यानी कि मैं अपनी रुचि का या अपने इंटरेस्ट की कोई भी शिक्षा संस्था ओपन कर सकता हूं। आर्टिकल 31 मुझे अधिकार देता है। आर्टिकल 30 का क्लॉज 1 का सब क्लॉज ए ये कहता है कि अल्पसंख्यक वर्ग किसी शिक्षा संस्थान की संपत्ति के अनिवार्य अर्जन के लिए विधि बनाते समय यह सुनिश्चित करेगा कि ऐसी संपत्ति के अर्जन के लिए विधि द्वारा नियत रकम या मुआवजा इतना होना चाहिए जिसे इसके अधीन प्रत्याभूत यानी गारंटी, अधिकार निर्बंधन यानी कि रिस्ट्रिक्टेड या निरस्त ना हो। ठीक है, यानी कि ये संपत्ति के अर्जन की बात करता है कि व्यक्ति को संपत्ति का अर्जन करने का अधिकार होगा।
अगर कोई कानून बनाया जाएगा तो वो कानून क्या होगा, विधि के अनुसार जो भी होगा, जो चीजें होंगी या जो भी संपत्ति होगी, जो भी रकम होगा, जो भी मुआवजा होगा, वो इतना होना चाहिए कि गारंटी के रूप में पर्याप्त हो, ठीक है, जिसे निरस्त ना किया जा सके। समझ रहे? और ये कब जोड़ा गया? ये जोड़ा गया 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के माध्यम से संविधान में अनुच्छेद 30 का क्लॉज 1 का सब क्लॉज ए जोड़ा गया। ठीक है भाई, जो संपत्ति के अर्जन की बात करता है। आगे बढ़ते हैं। आर्टिकल 30 का क्लॉज 2 ये कहता है कि राज्य आर्थिक सहायता देने में अल्पसंख्यकों द्वारा प्रबंधित संस्थाओं में विभेद नहीं करेगा। मतलब ये कि अगर राज्य किसी को आर्थिक संस्था यानी आर्थिक सहायता प्रदान कर रहा है तो अल्पसंख्यकों के द्वारा जो मैनेजमेंट किया जाने वाली संस्था है या प्रबंधित संस्था है उसमें कोई भेदभाव नहीं कर सकता। ये नहीं कह सकता कि भाई जो माइनॉरिटी है उनको मैं कम पैसा दूंगा, जो बहुमत में है मैं उनको ज्यादा पैसा दूंगा, ठीक है, या अल्पसंख्यकों की किसी संस्था को मैं ज्यादा पैसे दूंगा, किसी संस्था को मैं कम पैसे दूंगा, ऐसा नहीं कर सकता। अगर राज्य सबके लिए आर्थिक सहायता अगर किसी को देगा तो उन संस्थाओं में भेदभाव नहीं कर सकता, बराबर देगा। ये बात कौन करता है? आर्टिकल 30 का क्लॉज 2 इस बात का जिक्र करता है। ठीक है भाई। टीएमए पाई फाउंडेशन वर्सेस कर्नाटक राज्य का एक मामला है 2002 का। टीएमए पाई फाउंडेशन ये एक फाउंडेशन है, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है और उसने एक केस किया था कि भाई मामला गया था सुप्रीम कोर्ट में कि भाई क्या होना चाहिए, 2002 में गया था। तो सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अल्पसंख्यक वर्ग की पहचान के लिए राष्ट्रीय व प्रांतीय 2 आधार बताए गए। उन्होंने कहा कि जरूरी नहीं है, जैसे ये मामला गया, टीएमए पाई फाउंडेशन एक मामला लेकर सुप्रीम कोर्ट के समक्ष गई। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के सामने उसने ये केस रखा कि भाई जो अल्पसंख्यक होंगे वो क्या होंगे, उनका आधार क्या होगा अल्पसंख्यकों का, यानी कि माइनॉरिटीज को किस प्रकार से उनकी पहचान की जाएगी, क्या उन्हें राष्ट्रीय स्तर पर उनकी पहचान की जाए या प्रांतीय स्तर पर उनकी पहचान की गई। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि भाई जरूरी नहीं है कि जो प्रांतीय स्तर पर बहुसंख्यक है वो राष्ट्रीय स्तर पर भी बहुसंख्यक हो सकता है कि केंद्र में यानी पूरे भारत में हिंदू बहुसंख्यक हो। ठीक है भाई, हो सकता है कि केंद्र में हिंदू बहुसंख्यक हो, लेकिन हो सकता है कि किसी राज्य में हिंदू अल्पसंख्यक भी तो हो सकते हैं, तो क्या उन्हें बहुसंख्यक माना जाए? तो सुप्रीम कोर्ट ने इस विचार को देखते हुए कहा कि अल्पसंख्यक वर्ग की पहचान राष्ट्रीय स्तर पर की जाएगी और प्रांतीय स्तर पर की जाएगी, 2 स्तरों पर किया जाएगा। लेकिन अल्पसंख्यक कौन होंगे इस बात का जिक्र संविधान में किया ही नहीं गया कि भाई अल्पसंख्यक कौन होंगे। ठीक है, नोट में कहा गया कि अल्पसंख्यक वर्ग को संविधान में परिभाषित ही नहीं किया गया, यह बताया ही नहीं गया कि कौन व्यक्ति बहुसंख्यक होगा, कौन व्यक्ति अल्पसंख्यक होगा। बस हमें यह पता है कि जिनकी संख्या ज्यादा है वो बहुसंख्यक है और जिनकी संख्या कम है वो माइनॉरिटी है यानी कि अल्पसंख्यक है। इस बात का हमें पता है। ठीक है, आगे अधिकार आता है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, आर्टिकल 32, यानी कि एक ऐसा अधिकार जो संवैधानिक उपचारों की बात करता है, यानी गारंटी की बात करता है कि भाई संवैधानिक उपचार यानी कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, यानी कि उपचार, इलाज किसका, संवैधानिक इलाज किया जाता है। आर्टिकल 32 में इसका प्रयोग किया गया है, जिसमें हाई कोर्ट को यानी सुप्रीम कोर्ट को रिट जारी करने का अधिकार है, रिट जारी करने का अधिकार है। अब आर्टिकल 32 क्या कहता है कि मूल अधिकारों के संरक्षण का अधिकार स्वयं में ही एक मूल अधिकार है, यानी कि ये जो आर्टिकल है 32 ये आपके मौलिक अधिकारों को सुरक्षा प्रदान करता है और मौलिक अधिकारों की सुरक्षा ही अपने आप में एक मौलिक अधिकार है। समझ रहे? तो यही व्यवस्था मूल अधिकारों को वास्तविक बनाती है, यानी कि आपसे मौलिक अधिकार छीन नहीं सकता कोई व्यक्ति। अगर छीनता है तो आर्टिकल 32 का प्रयोग करके आप कहां जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। ठीक है, डॉक्टर अंबेडकर से जब ये पूछा गया कि भाई सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल कौन सा है, तो इन्होंने डॉक्टर अंबेडकर साहब ने कहा कि अनुच्छेद 32 को संविधान का सबसे महत्वपूर्ण आर्टिकल इन्होंने बताया, सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद, और ये कहा कि एक अनुच्छेद जिसके बिना संविधान अर्थविहीन है, संविधान का कोई अर्थ ही नहीं है, वो कौन सा आर्टिकल है, आर्टिकल 32 है। और उन्होंने यह भी कहा कि यह आर्टिकल संविधान की आत्मा है और जिसके बिना यह एक क्या है, अर्थविहीन है। ठीक है, और यह कहा कि संविधान की आत्मा और हृदय क्या है, आर्टिकल 32 है। ठीक है, तो क्या कहा, आत्मा कहा और उसके साथ साथ इन्होंने कहा हृदय है। कौन सा आर्टिकल, आर्टिकल 32 किसका, संविधान की आत्मा और संविधान का हृदय आर्टिकल 32 है।
जिसके बिना संविधान अर्थविहीन है। ठीक है भाई, आगे कहा इसमें संविधान की मूल विशेषताएं समाहित हैं जिसे संशोधन के तहत बदला नहीं जा सकता। मूल विशेषताएं यानी कि ये कहा कि एक बेसिक स्ट्रक्चर है जिसे बदला नहीं जा सकता। ठीक है, समझे? आगे बढ़ते हैं। आगे कहा गया कि आर्टिकल 32 4 प्रकार के प्रावधान किए गए हैं, यानी कि इसको लेकर 4 प्रकार के प्रोविजंस किए गए हैं। पहला तो ये कि मूल अधिकारों को परिवर्तित कराने के लिए समुचित कार्यवाहियों द्वारा सर्वोच्च न्यायालय में समावेदन यानी कि एप्लीकेशन देने का अधिकार होगा। ठीक है भाई, अधिकारों में अगर परिवर्तन करना हो तो इसके लिए समुचित कार्रवाई के लिए समुचित कार्रवाई का प्रयोग करते हुए, प्रोसीजर को अपनाते हुए सर्वोच्च न्यायालय में एक आवेदन देना होगा। ठीक है भाई, अगला ये कहा गया कि सर्वोच्च न्यायालय को मूल अधिकारों के संबंध में निर्देश या आदेश जारी करने का अधिकार होगा। ठीक है भाई, अगर सर्वोच्च न्यायालय मूल अधिकारों के संबंध में दिशा निर्देश या आदेश जारी करती है तो ऐसा किया जा सकता है। सर्वोच्च न्यायालय को अधिकार है आर्टिकल 32 के तहत। तीसरा ये कहा गया कि संसद को शक्ति है कि वह किसी अन्य न्यायालय को सभी प्रकार के निर्देश और आदेश या रिट जारी कर सकती है। ठीक है भाई, या तो निर्देश दे सकती है या आदेश जारी कर सकती है या फिर रिट जारी कर सकती है। न्यायालय को ये सभी 8 प्रकार के अधिकार प्राप्त हैं। ठीक है, ये शक्ति दी गई है और ये कहा जा सकता है ये संसद करेगा, क्योंकि संसद ये बोल सकती है कि हाईकोर्ट को ये रिट जारी करने का अधिकार है, दिशा निर्देश देने का अधिकार है। ठीक है भाई, चौथा ये कहा गया कि सर्वोच्च न्यायालय जाने के अधिकार को संविधान द्वारा या इसमें किए गए उपबंध के सिवाय निलंबित नहीं किया जा सकता। जैसे ये कहा गया कि भाई आपातकाल की परिस्थिति में, आपात परिस्थिति में आर्टिकल 20 और 21 को छोड़कर सभी आर्टिकल निलंबित हो सकते हैं, मौलिक अधिकार निलंबित हो सकते हैं। तो इस आधार पर यानी कि इसका प्रावधान संविधान में किया गया है, तो इस बात को लेकर आप न्यायालय नहीं जा सकते कि भाई मेरे आर्टिकल छीन लिए गए आपातकाल की परिस्थिति में, मुझे बोलने के अधिकार से वंचित कर दिया गया, मुझे कहीं जाने के अधिकार से वंचित कर दिया गया। यानी कि ऐसे अगर आपसे अधिकार, यानी कि जो आर्टिकल 32 आपको ये कहता है कि मौलिक अधिकारों के उल्लंघन पर आप न्यायालय जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, तो इसमें चौथा प्रावधान ये भी किया गया है कि सर्वोच्च न्यायालय के जाने से आपको रोका जा सकता है, लेकिन उसका जो प्रावधान है, रोकने का जो कारण है वो संविधान के दायरे में होना चाहिए। अपनी मर्जी से कोई व्यक्ति आपको नहीं रोक सकता, कोई राज्य सरकार आपको नहीं रोक सकती। समझ गए? अगर रोका जाएगा तो संविधान में किए गए प्रावधानों के अनुरूप ही रोका जा सकता है, अन्यथा नहीं रोका जा सकता। ठीक है भाई, आगे क्या किया गया? आर्टिकल 32 का क्लॉज 2 ये कहता है कि भाई हाँ, सुप्रीम कोर्ट को रिट जारी करने का अधिकार है। ठीक है, 5 प्रकार की रिट होती हैं। ठीक है, जिसमें पहली है बंदी प्रत्यक्षीकरण या हैबियस कॉर्पस, जिसका अर्थ होता है शरीर को प्रस्तुत किया जाए। बंदी प्रत्यक्षीकरण में क्या है? पहला तो यह कि गिरफ्तार व्यक्ति को 24 घंटे के अंदर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करना होगा, जिससे न्यायालय बंदीकरण के आधारों पर विचार कर सके। मतलब ये कि अगर किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है तो उसे 24 घंटे के अंदर उसे 24 घंटे के अंदर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करना होगा, ताकि न्यायालय ये तय कर सके कि भाई इसे जो नजरबंद किया गया है या इसे जो मतलब इसको जो अरेस्ट किया गया है वो संविधान के अकॉर्डिंग है कि नहीं है, या जबरदस्ती इसे अरेस्ट कर लिया किसी व्यक्ति को, यह अपराधी है भी कि नहीं है। ठीक है, दूसरा यह कि लोक अधिकारी व निजी व्यक्ति दोनों के विरुद्ध जारी हो सकती है, किसी प्राइवेट व्यक्ति के द्वारा भी जारी के लिए भी जारी हो सकती है और किसी लोक अधिकारी यानी पब्लिक या सरकारी अधिकारी के लिए भी जारी हो सकती है। कौन करेगा? सुप्रीम कोर्ट करेगा। अगली रिट है परमादेश यानी कि मैंडेमस। इसका अर्थ होता है हम आदेश देते हैं। ठीक है भाई, अब ये रिट क्या है? इसमें पहला है यह रिट न्यायालय के विवेकाधीन है, यानी कि न्यायालय की इच्छा पर निर्भर करता है, न्यायालय की बुद्धि पर निर्भर करता है कि भाई इस रिट को जारी करे। ठीक है भाई, यह किसी लोक अधिकारी के लिए आदेश है कि वह उस कार्य को करे जिसके लिए वह बाध्य हो और उसने उस कार्य को मना करने से मना कर दिया हो। मान लो भाई कोई अधिकारी है, ठीक है, अब मान लेते हैं कि कोई टीचर है, सरकारी टीचर है, अब उसका क्या काम है? पढ़ाना। लेकिन अगर उसने पढ़ाने से मना कर दिया, क्या कर दिया? पढ़ाने से मना कर दिया, कह दिया भाई हम नहीं पढ़ाएंगे, तो भाई अगर आप नहीं पढ़ा रहे हैं तो शिक्षा का अधिकार आपको है। ठीक है, और अगर शिक्षा का अधिकार है तो आप जाते सुप्रीम कोर्ट के भाई मुझे इस व्यक्ति ने पढ़ाने से मना कर दिया है।
अब सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा कि भाई इस व्यक्ति के यानी कि सरकारी जो टीचर है इसके खिलाफ एक आदेश जारी करेगा और ये पूछेगा कि भाई तुमने इसे पढ़ाने से क्यों मना कर दिया, क्योंकि आपकी ड्यूटी है सभी बच्चों को पढ़ाना, आप इसके लिए बाध्य हैं, आपको नौकरी इसी चीज की मिल रही है, और अगर आपको इसी चीज की नौकरी मिल रही है तो आपने पढ़ाने से मना क्यों कर दिया और क्यों मना किया, कैसे मना कर दिया, इस कारण को बताना होगा, टीचर कारण बताएगा। ठीक है, अब ये रिट कैसी हो सकती है कि उस सरकारी अधिकारी के विरुद्ध ये आदेश या परमादेश रिट जारी हो सकती है जिस व्यक्ति को किसी कार्य के लिए नियुक्त किया गया हो और उसने उस कार्य को करने से मना कर दिया हो। ठीक है भाई, अब ये रिट किसके खिलाफ जारी नहीं हो सकती, पहली तो ये कि राष्ट्रपति के खिलाफ और राज्यपाल के विरुद्ध ये जारी नहीं हो सकती, किसी निजी व्यक्ति या निजी इकाई के विरुद्ध यह जारी नहीं हो सकती, गैर संवैधानिक विभागों के विरुद्ध भी यह रिट जारी नहीं की जा सकती। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। आगे कौन सी रिट है, प्रतिषेध रिट है, प्रोहिबिशन है, जिसका अर्थ होता है किसी कार्य को करने से रोकना या किसी व्यक्ति को रोकना। इसका शाब्दिक अर्थ क्या है प्रोहिबिशन का, प्रतिषेध का, रोकना। इसमें क्या कहा गया है, यह न्यायिक या अर्धन्यायिक संस्था के विरुद्ध जारी की जा सकती है, यानी एक ऐसी संस्था के विरुद्ध जारी हो सकती है, न्यायिक संस्था के या अर्धन्यायिक संस्था के विरुद्ध यह रिट जारी हो सकती है। ठीक है, इसके द्वारा इन संस्थाओं को अपने क्षेत्राधिकार से बाहर निकलकर कार्य करने से रोकता है। विधायिका, कार्यपालिका या किसी निजी व्यक्ति या संस्था के विरुद्ध इसे जारी नहीं किया जा सकता। अब देखो इस रिट का क्या मामला है, अर्थ तो हमने देख लिया रोकना। अब ये किसके खिलाफ जारी हो सकती है, या तो न्यायिक संस्था हो उसके खिलाफ जारी हो सकती है, दूसरा अर्धन्यायिक संस्था हो उसके विरुद्ध ये जारी हो सकती है। मतलब ये कि मान लेते हैं कि अगर इन संस्थाओं ने अपने क्षेत्राधिकार से बाहर निकलकर कोई काम किया हो, ठीक है, मान लेते हैं इनका क्षेत्र इतना है और इन्होंने काम किया इतना, अपने क्षेत्र से बाहर निकलकर काम किया, तो उस कार्य से रोकने के लिए यह रिट जारी की जा सकती है और यह कहा जा सकता है कि भाई आपका दायरा इतना है, आप सिर्फ अपने दायरे में रहकर काम करेंगे, आपको किसी के दूसरे के दायरे में घुसकर काम करने का अधिकार नहीं है, आप अपने क्षेत्राधिकार से बाहर निकलकर काम नहीं कर सकते। और अगर आप ऐसा करेंगे और हमारे पास कंप्लेन आती है तो आपके खिलाफ हम ये रिट जारी करेंगे, आपको रोकेंगे कि भाई आपका क्षेत्राधिकार नहीं है। ठीक है, ये रिट विधायिका और कार्यपालिका के विरुद्ध जारी नहीं हो सकती। ठीक है, कार्यपालिका के विरुद्ध जारी नहीं हो सकती, किसी निजी व्यक्ति यानी प्राइवेट व्यक्ति के विरुद्ध जारी नहीं हो सकती, प्राइवेट संस्था के विरुद्ध जारी नहीं हो सकती। ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी है। आगे बढ़ते हैं, अगली रिट है उत्प्रेषण यानी कि सर्टियोररी। अब इसका शाब्दिक अर्थ क्या है, प्रमाणित होना या सूचना देना। मतलब ये कि यह किसी वरिष्ठ न्यायालय द्वारा किसी अधीनस्थ न्यायालय या न्यायिक निकाय के विरुद्ध जारी की जाती है। यानी कि हायरार्की है कि भाई जो सबसे ऊपर होगा वो निचली अदालत को या न्यायिक संस्था को रिट जारी कर सकता है, उत्प्रेषण कर सकता है, और ये वाली जो संस्था ये अपने नीचे की संस्था को या न्यायिक संस्था को रिट जारी कर सकती है। मतलब ये कि हायर कोर्ट के द्वारा लोअर कोर्ट को एक जारी आदेश है, ये सूचना है। कौन सी रिट, उत्प्रेषण रिट यानी कि सर्टियोररी रिट। ठीक है, इसका उद्देश्य अपनी अधिकारिता का उल्लंघन करने से रोकना है। इससे पहले क्या था, उत्प्रेषण से पहले प्रतिषेध था, जिसका मतलब था रोकना, यानी कि अगर कोई व्यक्ति अपने क्षेत्राधिकार से बाहर निकलकर काम करता है तो उसे रोका जा सकता है। अब ये यानी कि उत्प्रेषण क्या है कि अपनी अधिकारिता का उल्लंघन करना, यानी कि आपको काम दिया गया कि आप ये काम करें लेकिन आप अधिकारिता का मिसयूज कर रहे हैं, तो यह रिट जारी हो सकती है। ठीक है, अगला कहा 1991 के सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के बाद इसे प्रशासनिक प्राधिकरणों के खिलाफ भी जारी किया जा सकता है। यानी कि 1991 से पहले ये एडमिनिस्ट्रेशन जो बॉडीज हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडीज हैं, उनके खिलाफ जारी नहीं होती थी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने 1991 में प्रशासनिक प्राधिकरणों के विरुद्ध भी इस रिट को जारी करने के लिए आदेश दिया। ठीक है भाई, अब आखिरी यानी कि पांचवी रिट आती है, कौन सी, अधिकार परीक्षा यानी कि क्वो वारंटो। इसका अर्थ होता है आपका प्राधिकार क्या है। ठीक है, इसमें कहा गया कि असंवैधानिक रूप से किसी सार्वजनिक पद पर आसीन व्यक्ति के विरुद्ध यह रिट जारी हो सकती है। यह किसी व्यक्ति द्वारा लोक कार्यालय के अवैध विशेषाधिकार ग्रहण करने से रोकता है। यह सार्वजनिक कार्यालयों के मामले में तब जारी किया जा सकता है जब उसका निर्माण संवैधानिक हो। मतलब ये कि अगर कोई व्यक्ति है
वो मतलब फर्जी तरीके से किसी पद पर आसीन हुआ है, सरकारी नौकरी प्राप्त की है, तो इस व्यक्ति के खिलाफ यह रिट जारी हो सकती है। सार्वजनिक पद पर आसीन कोई व्यक्ति है तो उसे यह बताया जा सकता है कि भाई आप क्या हैं कि संवैधानिक रूप से आप बैठे, आप अपना डॉक्यूमेंटेशन कराओ, आप जो इस चीज के लिए एलिजिबल हैं कि भी नहीं ये हमें बताओ। तो यानी कि ये रिट अधिकार परीक्षा को वारंटो ये ऐसे व्यक्ति के खिलाफ जारी होती है जो असंवैधानिक तरीके से या गलत तरीके से संविधान का मिसयूज करके किसी सार्वजनिक पद पर बैठा हो, नौकरी प्राप्त की हो। ठीक है भाई, क्लियर है। अब देखो, इसके अलावा हमारे पास आर्टिकल मौलिक अधिकार क्या थे? आर्टिकल 12 से 35 तक में मौलिक अधिकारों का जिक्र है। 12 से 32 तक हम पढ़ चुके हैं। अब 3 आर्टिकल बचे, 33, 34 और 35, उनका जिक्र हम करेंगे। ठीक है, अब देखो, सशस्त्र बल एवं मूल अधिकार, ठीक है, ये कोई अधिकार है सबको, भाई सबको प्राप्त अधिकार है। आर्टिकल 33 सशस्त्र बल एवं मूल अधिकारों के बीच का जो संबंध है वो आर्टिकल 33 में बताया गया है। कहा गया है कि यह संसद को शक्ति देता है कि सशस्त्र बलों, अर्धसैनिक बलों, ठीक है, पुलिस बलों, खुफिया एजेंसियों आदि के मूल अधिकारों को युक्ति युक्त प्रतिबंधित कर सके। यानी कि आर्टिकल 33 ये कहता है कि जो सशस्त्र बल होंगे, अर्धसैनिक बल यानी कि पैरामिलिट्री फोर्स होगी, पुलिस बल होगा, खुफिया एजेंसी होंगी, उनमें व्यक्तियों में यानी कि उनमें जो व्यक्ति शामिल हैं उनके मूल अधिकारों पर युक्तियुक्त प्रतिबंध लगाया जा सकता है। ये कहा जा सकता है कि भाई क्या है कि आपके रूल अलग है, हित है, यानी कि ये व्यक्ति गए, इनको कहा गया कि आपको वो व्यक्ति मारना है तो मारो। पुलिस बल को अधिकार दिए गए, इनके अधिकारों को सीमित किया जा सकता है। सशस्त्र बलों में शामिल जो मूल व्यक्ति हैं उनके मूल अधिकारों को प्रतिबंधित किया जा सकता है। ये युक्तियुक्त होगा। युक्तियुक्त का मतलब होता है लॉजिकल प्रतिबंध, आप अपनी मर्जी से प्रतिबंधित नहीं कर सकते, समझ रहे। आगे ये कहा गया कि अनुच्छेद 33 के तहत कानून बनाने का अधिकार केवल संसद को है, ना कि राज्य विधानमंडल को। यह कहा गया कि आर्टिकल 33 पर अगर इसके तहत अगर किसी को कानून बनाने का अधिकार है तो वो केवल संसद को है, राज्य विधानमंडल को बिल्कुल नहीं है। ठीक है, इसका उद्देश्य सभी कार्य करने एवं उनके बीच अनुशासन बनाए रखने को है। ठीक है, आगे कहा गया संसद द्वारा बनाए गए किसी कानून को किसी अदालत में किसी मौलिक अधिकार के उल्लंघन को लेकर चुनौती नहीं दी जा सकती। ठीक है, इसका मतलब यह है कि अनुच्छेद 33 को लेकर अगर संसद को यह कानून बनाती है और वो कानून इनके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है तो इस मामले में चुनौती नहीं दी जा सकती, सुप्रीम कोर्ट नहीं जाया जा सकता, आप सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते। ठीक है, क्यों? क्योंकि आर्टिकल 33 कहता है संसद युक्तियुक्त प्रतिबंध लगा सकती है और संसद ने कानून बनाया है तो आप चुनौती नहीं दे सकते किसी भी सुप्रीम कोर्ट में। ठीक है भाई, आर्टिकल 34 मार्शल लॉ और मूल अधिकारों की बात करता है। अनुच्छेद 34 कहता है कि यह संसद को शक्ति देता है कि अगर भारत में कहीं मार्शल लॉ या सैन्य कानून लागू हो तो वह मूल अधिकारों पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है या लगा सकती है। अनुच्छेद 34 यानी कि मार्शल लॉ की बात करता है, सैन्य कानून की बात करता है। अब सैन्य कानून में क्या है? ठीक है, इस सिद्धांत को ब्रिटेन से लिया गया है, यानी कि जो ये मार्शल लॉ है इसे ब्रिटेन से लिया गया है, लेकिन संविधान में इसकी कोई व्याख्या नहीं है। लेकिन मार्शल लॉ का अर्थ होता है सैन्य शासन, यानी सेना का कानून या सेना की सरकार, सैन्य शासन। ठीक है, आगे कहा गया संसद किसी भी सरकारी अधिकारी या अन्य किसी व्यक्ति को उसके द्वारा किए जाने वाले कार्य की व्यवस्था करे या फिर उसे पुनर्निर्मित किए। यानी कि अगर किसी अधिकारी, सरकारी अधिकारी या किसी व्यक्ति ने कोई कार्य कर दिया है तो उस कार्य की व्यवस्था कर सकता है, कराने के लिए व्यवस्था कर सकता है या किए गए कार्य को पुनर्निर्मित करा सकता है, यह अधिकार है। ठीक है, तीसरा कहा गया कि यह एक ऐसी स्थिति है जहां सेना सामान्य प्रशासन को अपने नियम कानून के द्वारा संचालित करती है। यानी कि जहां पर सैन्य कानून लागू होता है वहां पर बाकी का जो साधारण यानी सामान्य प्रशासन है, सामान्य शासन है, वो खत्म हो जाता है और सैन्य कानून यानी कि सैन्य के नियम, सेना के नियम कानून लागू हो जाते हैं। ठीक है, अगला कहा गया इसे भारतीय क्षेत्र में कहीं भी लागू किया जा सकता है। ठीक है, यानी कि भारत की जहां तक सीमा है इसे लागू किया जा सकता है। अब देखिए, आपातकाल भी ऐसा ही है। यहां पर मार्शल लॉ और आपातकाल के बारे में अंतर बताया गया है कि मार्शल लॉ आपातकाल से किस प्रकार से अलग है। ठीक है भाई, मार्शल लॉ कहा गया ये केवल मूल अधिकारों को प्रभावित करता है। यानी कि मार्शल लॉ जब किसी क्षेत्र में लगाया जाता है तो ये केवल मौलिक अधिकारों को पर इफेक्ट डालता है, लेकिन राष्ट्रीय आपातकाल मूल अधिकारों के साथ साथ केंद्र राज्यों के संबंधों को भी प्रभावित करता है। यह संसद के कार्यकाल को भी बढ़ा सकता है।
मतलब ये कि जब राष्ट्रपति शासन राष्ट्रीय आपातकाल लगेगा तो ये केंद्र राज्यों के संबंध भी, क्योंकि पूरी की पूरी सत्ता किसके हाथों में चली जाती है, राज्य की केंद्र सरकार के हाथों में चली जाती है, तो वहां पर केंद्र का रूल लागू हो जाता है, तो केंद्र राज्य के संबंध इफेक्ट होते हैं। उसके साथ साथ ये है संसद के कार्यकाल को भी बढ़ा सकती है, यानी कि लोकसभा के कार्यकाल को बढ़ाया जा सकता है। अगर परिस्थिति चुनाव कराने की ना हो तो इसके कार्यकाल को बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, मार्शल लॉ कानून एवं व्यवस्था को भंग होने पर उसे दोबारा निर्धारित करता है, लेकिन केवल इसे, यानी कि जो राष्ट्रीय आपातकाल है, राष्ट्रीय आपातकाल को केवल 3 आधारों पर ही लागू किया जा सकता है, युद्ध, बाहरी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के आधार पर। ठीक है भाई, मार्शल लॉ सरकार एवं साधारण कानूनी न्याय को निलंबित करता है, जबकि राष्ट्रीय आपातकाल सरकार एवं साधारण कानूनी न्याय को जारी रखता है। ठीक है, मार्शल लॉ देश के कुछ विशेष क्षेत्रों में ही लागू किया जा सकता है, लेकिन राष्ट्रीय आपातकाल पूरे देश या देश के किसी हिस्से में लागू किया जा सकता है। ठीक है, मार्शल लॉ संविधान में इसकी कोई व्यवस्था नहीं है, लेकिन राष्ट्रीय आपातकाल की संविधान में आर्टिकल 352 में इसका जिक्र है, तो ये एक संवैधानिक व्यवस्था है। लेकिन मार्शल लॉ एक ऐसी व्यवस्था है जो सरकार लागू करती है, इसका जिक्र संविधान में कहीं पर भी नहीं किया गया है। ठीक है, अब बात करते हैं आर्टिकल 35 की। आर्टिकल 35 क्या कहता है कि यह संसद को कुछ विशेष मूल अधिकारों को प्रभावी बनाने के लिए कानून बनाने की शक्ति प्रदान करता है। मतलब ये कि संसद को अगर लग रहा है कि किसी मूल अधिकारों को प्रभावी बनाने के लिए, और अधिक प्रभावी बनाने के लिए, और अधिक इफेक्टिव बनाने के लिए अगर किसी कानून बनाने की जरूरत है, तो संसद आर्टिकल 35 का प्रयोग करके उसे लागू करने के लिए, उसे प्रभावी करने के लिए कानून बना सकती है। ठीक है, और यह अधिकार केवल संसद को है, राज्य विधानमंडल को नहीं है। ठीक है, और यह व्यवस्था संसद को अनुच्छेद 16(3), अनुच्छेद 32(3), 33 व 34 से संबंधित मामलों पर कानून बनाने का अधिकार देती है। ठीक है, कौन सा? 16(3), 32(3), 33 और 34, ये जो आर्टिकल हैं, इन पर आर्टिकल 35 कानून बनाने का प्रावधान कर सकता है कि भाई संसद कानून बना सकती है। ठीक है भाई, हमारे मौलिक अधिकार कंप्लीट हो गए हैं दोस्तों, ये हमारे मौलिक अधिकार थे। ठीक है, मौलिक अधिकारों की ये 5वीं वीडियो है। अगर आपको कोई डाउट है, किसी भी प्रकार का कोई सवाल है, तो आप हमसे पूछ सकते हैं, उसका जवाब हम आपको देंगे। वीडियो अगर पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर कर दें ताकि औरों को भी इसका फायदा मिल जाए। ठीक है भाई, और अगर आपको इस वीडियो में कौन सा आर्टिकल या पूरे मौलिक अधिकारों में कौन सा स्वतंत्रता आपको पसंद है, कौन कौन से आर्टिकल आपके लिए फेवरेट हैं, वो आर्टिकल हमें कमेंट में लिखें ताकि हमें पता लगे कि आप क्या सोचते हैं। इनके इतर अगर कोई सवाल आपका हो तो आप पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, टेलीग्राम पर मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, उसके साथ साथ आप इंस्टा हैंडल पर भी हमें फॉलो कर लें। ठीक है, और उसके साथ साथ उसमें आपका जो भी सवाल है आप हमें डीएम कर सकते हैं, डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं अगले नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।